हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग सही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं केशव जाखुटिया एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैथमेटिकल डेरिवेशंस। किसके लिए? बोर के एटॉमिक मॉडल के लिए। और बोर का एटॉमिक मॉडल किसके लिए था? बोर का एटॉमिक मॉडल था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। पोस्टुलेट्स हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब अपन शुरू करेंगे तो इसको किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो देखिए कुछ चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। पहले हम लोग ऐसा कुछ मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैल्यू आप लोगों को मालूम है कितनी होती है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, यही होती है। v मतलब हम लोग मानेंगे यहां पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। r मतलब हम लोग यहां पे मानेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, है ना, इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, ठीक है। आगे देखें, ये तो हो गया। अब उसके बाद में z इज एटॉमिक नंबर। बोले जब सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही करना है तो फिर एटॉमिक नंबर की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं जी, हम लोग ये बोर्स का एटॉमिक मॉडल किसके लिए डिस्कस करेंगे? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए भी कंसीडर करेंगे। जैसे अगर मान लो He+ आ गया, मान लो Li+2 आ गया, मान लो Be+3 अगर आपको दे दिया, तो इन सब में है तो एक ही इलेक्ट्रॉन ना। इसमें भी एक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो एक बचा, इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो इसके पास भी एक बचा। तो अगर ये आ गए तो इनका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है ना, राइट। एक हमको कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी के, जिसे अपन लोग बोलते हैं यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये सारी चीजें मैं इसलिए आप लोगों को यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि अभी ये सब जरूरत पड़ने वाली है यहां पर, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर। और अगर मैथमेटिकल वैल्यू देखी जाए तो 9.0 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वैल्यू होता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो अपन को पता होनी चाहिए, राइट। अब देखिए अपना जो मॉडल है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, उसमें अपन सबसे पहली चीज डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहला हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। सबसे पहले रेडियस कैलकुलेट करके देखते हैं कि रेडियस क्या हो, राइट। अब देखिए पहला पॉइंट, भाई देखो अगर सेंटर पे रखा न्यूक्लियस और बाहर एक शेल बना दिया मैंने। अब इस शेल में क्या घूम रहा होगा? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा होगा, ये ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा होगा। अब देखो रिवॉल्व कर रहा होगा तो बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल लगता है। अंदर की तरफ कौन सा बल लगता है? अंदर की तरफ यहां पे मैं लिख रहा हूं F, और F है यहां पर कूलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स, है ना, कूलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स। और हम सब जानते हैं कि ये दोनों फोर्सेस कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, नहीं तो या तो अंदर आ जाएगा या बाहर चला जाएगा, हाँ या ना, राइट। तो होना क्या चाहिए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड इक्वल टू कूलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स। तो देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होता है? फिजिक्स से हम लोगों ने सीखा है mv²/r के बराबर होता है, ठीक। और यहां पर कूलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स किसके बराबर होता है? kZe अपॉन में r²। देखो F इज इक्वल्स टू, जैसा आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? F इज इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन में r², यही तो पढ़ते हो आप लोग। तो ठीक वैसे ही यहां देखो ग्रेविटेशन फोर्स किस किस के बीच लगता है? अर्थ का सेंटर अर्थ के क्रस्ट पे रखी हुई किसी चीज के ऊपर में, हर चीज के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगता है ना। मैं ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, इसको छोड़ दूंगा तो
ऑब्जेक्ट कहां जाता है, नीचे की तरफ। क्यों जाता है नीचे की तरफ, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स उसको नीचे की तरफ खींचता है, यही तो होता है। तो देखो इसका मतलब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, दैट इज r, राइट। अर्थ के क्रस्ट का मास क्या हो गया, m1, यहां पे सरफेस पे जो रखा है वो क्या हो गया, m2, और ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो k क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब आप देखो कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन की बात की जाए तो दोनों है क्या, एक है हमारे पास में प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है भाई, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो चार्ज तो दोनों पे बराबर ही होता है वैल्यू वाइज, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, साइन अलग अलग होते हैं, राइट। तो अपन देखो इस पॉइंट से सोचेंगे तो इसका मतलब दोनों के लिए क्या लिखा जाना चाहिए, दोनों के लिए लिखा जाना चाहिए E, है ना। तो अब यहां पे आप मेंशन कर लो E मतलब हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होती है, राइट। यहां तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 बना दीजिए, और Z मैं ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूं कि Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। और जो बोर के पोस्टुलेट है वहां से एक टर्म पढ़ी थी हम लोगों ने अभी अभी, MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2π पढ़ा था। तो यहां से ऐसा नहीं कर सकते क्या, V की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी, NH अपॉन में 2π, इधर आ जाएगा MR, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गई, ये अपन को समझ में आ गया। अब देखो जब दो इक्वेशन अपने पास में बन गई है तो अपन क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन से, अब देखो सेकेंड इक्वेशन से V का वैल्यू निकालते हैं और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, यहां पे अपन को क्या पुट करना पड़ेगा, V स्क्वायर का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो देखो m/r एज इट इज रहने देते हैं, V स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, यही तो आएगा। इधर क्या आना चाहिए, k z स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यस और नो, राइट। कैंसलेशन करते हैं, और कैंसलेशन करने के बाद देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा वो बता देता हूं। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और तो कोई ऐसी चीज है नहीं जो इसमें कैंसिल आउट हो सकती है। तो यहां पर r का जो वैल्यू आएगा वो है, इस r को इधर ले जाओ और बाकी सबको इधर ले आओ। तो देखो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m k z d स्क्वायर, राइट। ये जो वैल्यू है इसे आप लोग याद कर लो और इसको इक्वेशन नंबर 3 भी बोल दीजिए, राइट। अब देखिए एक चीज समझिए, h का वैल्यू यहां पे एक और मेंशन कर देता हूं कि भाई h का वैल्यू क्या है, यहां ऊपर लिख देता हूं, है ना। h मतलब क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 6.634 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, यही तो होता है। तो अब आप देखो h का वैल्यू है आपके पास 4, खुद एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई मतलब 3.14, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है आपके पास, k का वैल्यू है आपके पास, E का वैल्यू है आपके पास। जब आप ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0.529, ऊपर तो बचेगा n स्क्वायर और नीचे बचेगा z, और इधर आ जाएगा यूनिट एंगस्ट्रॉम। आप चाहें तो इस यूनिट को ऐसा भी लिख सकते हैं, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 n स्क्वायर बाय z, और इसका जो यूनिट होना चाहिए वो यूनिट होगा मीटर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 52.9 इंटू 10⁻⁻12, और 10⁻⁻12 को मैं क्या लिख सकता हूं, पिकोमीटर्स लिख सकता हूं। तो देखो यहां पे हो जाएगा n स्क्वायर बाय z, और इसका जो यूनिट होगा वो हो जाएगा पिकोमीटर्स। देखिए मैंने आपके सामने यहां पर 3 फॉर्मूलाज बना दिए, एज पर द रिक्वायरमेंट आप यहां पे इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो बाय पुटिंग ऑल वैल्यूज, जब हम सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज आ जाएंगे, राइट। अब आप देखो
इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो आप देखो। तो आई थिंक मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज बस हमें पता होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कूलामिक अट्रैक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए, और बोर का जो पोस्टुलेट हम लोगों ने सीखा है उसको यूज करते हुए हम लोगों ने रेडियस का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब ये जो सारा डेटा है, ये तो सारा डेटा अब आपको याद हो ही गया कि क्या चीज क्या क्या होनी चाहिए, राइट। अब आप देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, जो अपनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 नोट किया है, मैं उनको क्या इधर की तरफ नोट कर रहा हूं, क्योंकि ये इक्वेशंस अभी वापस भी काम में आने वाली है, राइट। अब देखो mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि अभी तो ये सब तो हम हटा देंगे, तो फिर आपको अगर बार बार जरूरत पड़ेगी तो फिर लाओगे कहां से। दूसरी इक्वेशन है आप लोगों के पास में v इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई mr, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, और r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है देख लो, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन अपने बहुत काम किए, तो अपन ने एक चीज तो कंप्लीट कर लिया, रेडियस तो कैलकुलेट कर ही लिया, ठीक। अब अपन दूसरा पॉइंट देखो क्या डिस्कस करने वाला है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो। देखो दूसरा जो फैक्टर है वो है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी क्या हो। देखो भाई वेलोसिटी क्या होगी, तो बड़ा सिंपल सा बात करनी है। फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो वेलोसिटी का ही फॉर्मूला है, राइट। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं एक बार, v इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई mr, यही है। अगर मैं r की ये वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगा क्या, राइट। तो यहां पे लिखो पुट वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में r का वैल्यू पुट कर दो, राइट। अब देखो v इज इक्वल्स टू NH अपॉन में 2 पाई m, अब r का वैल्यू आएगा, r का वैल्यू होता है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर, राइट। अब जो भी चीजें टर्म्स कैंसिल आउट होती है उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो देखो कैंसिल आउट होने वाली टर्म्स है, एक n से एक n कैंसिल आउट हुआ, एक h से एक h कैंसिल आउट हुआ, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हुआ, 2 से 4 को कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास बचा 2, m से m कैंसिल आउट हुआ। अब देखिए क्या बच रहा है वो एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर जो बच रहा है वो टर्म है 2, इधर ये देखो ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, 2 पाई बचा, m नहीं बचा, k बचा, z बचा, e स्क्वायर बचा, 2 पाई k z e स्क्वायर, पक्का। अब नीचे क्या बचा, ऊपर तो दोनों ही टर्म कैंसिल आउट हो गई थी, तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इधर ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, n और h बचा, राइट। v इज इक्वल्स टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन में NH, राइट। इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, देखो 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन में h, और इधर लिख दीजिए z बाय n। ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, पहले तो ये बताइए, राइट। अब आप देखो 2 न्यूमेरिकल टर्म है, पाई न्यूमेरिकल टर्म है, k का वैल्यू आपको पता है, e का वैल्यू आपको पता है, राइट। h का वैल्यू प्लांक्स कांस्टेंट है, मालूम है। जब आप ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट करते हो तो ये बन जाता है vn इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁸ z बाय n, यूनिट हो गया इसका सेंटीमीटर बाय सेकेंड। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2.18 इंटू 10⁶
Z बाय एन सेंटीमीटर बाय सेकेंड, राइट। अपन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग कि हमारे को यूनिट क्या चाहिए। आ रहा है बात समझ में? तो देखो अपन लोगों से क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं। अब अपन ने दो फॉर्मूलाज पढ़ लिए, क्वेश्चन कैसे निकलते हैं वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक अपन लोग आगे पढ़ना बेकार है, कोई फायदे वाली बात नहीं है। देखो कैसे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, है ना। और ये जो फॉर्मूला अपन ने निकाला है इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 4। इसकी ऐसे जरूरत कभी पड़ेगी नहीं, बट फिर भी अपन लिख लेते हैं यहां पर 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एनएच। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। कभी इसकी ऐसे जरूरत आएगी नहीं अपन को, ठीक है। अब देखो पहले क्वेश्चंस देखते हैं, तब फिर अपन आगे के डेरिवेशंस पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर, और आई शुड से कंपेयर की बजाय आप डायरेक्टली लिख लीजिए आइडेंटिफाई बिगेस्ट रेडियस इन द फॉलोइंग। फर्स्ट हाइड्रोजन के लिए n इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड He+ के लिए n इज इक्वल्स टू 1। थर्ड Li+2 के लिए n इज इक्वल्स टू 3। फोर्थ Be+3 के लिए, ये एक काम करते हैं अपन, एक बहुत ही बढ़िया सा कंपैरिजन भी कर लेते हैं, 2 2 और यहां पे लिख देते हैं 2। एक बार अपन लोग लिख लेते हैं सब, ठीक है। अब देखो, आप देखोगे कि Rn मतलब कौन सा, n मतलब यहां पे हो गया शेल नंबर, कौन से शेल के लिए आपको चाहिए, राइट, ठीक है। तो यहां पे अपन जानते हैं, ऐसा लिख लेते हैं 52.9 n² बाई z पिकोमीटर, यही तो है ना। अब आप देखो सब में n का वैल्यू कांस्टेंट, तो इसका मतलब हो गया कि इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन गया, ये बना गया। अपन से वैल्यू थोड़ी पूछ रहा है, अपन से तो पूछ रहा है बस बताओ सबसे बड़ी रेडियस इन सब में से किसकी बनेगी। तो आप जानते हो कि सबसे बड़ी रेडियस उसकी बनेगी जिसके लिए z का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, उसी के लिए तो रेडियस का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा ना। अब आप जानते हो इसके लिए z का वैल्यू कितना, 1, यहां पर z का वैल्यू कितना, 2, लिथियम के लिए z का मतलब कितना, 3, और यहां पे z का मतलब कितना, 4। तो सबसे कम रेडियस, सॉरी सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है, हाइड्रोजन का। सबसे कम एटॉमिक नंबर है तो सबसे ज्यादा रेडियस होनी चाहिए। फर्स्ट आंसर आ गया हमारा। इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी क्वेश्चन को कैसे बदल सकता है, जैसे देखो इस क्वेश्चन को बदला जा सकता है, यहां पे लिख लो 1, यहां पे लिख लो 3, यहां पे लिख लो 2, ठीक है। इस तरह से कि मतलब अब आपको क्या बोल दिया, एटॉमिक नंबर तो चेंज है ही है, साथ साथ में शेल नंबर भी चेंज है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक के लिए ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन फॉर सेकेंड शेल, R ऑफ H2, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन फॉर सेकेंड शेल। तो यहां पर देखो 52.9, ये तो सब में ही रहने वाला है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। n², n का वैल्यू हो गया यहां पर 2, उसका स्क्वायर हो गया 4 डिवाइडेड बाय 1, पक्का। रेडियस ऑफ हीलियम ऑफ फर्स्ट शेल, तो यहां पर हो जाएगा 52.9, शेल नंबर है 1, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक नंबर होता है 2, तो 1/2। रेडियस ऑफ लिथियम ऑफ शेल नंबर 3, तो देखो 52.9 इधर हो जाएगा शेल नंबर 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर इज 3। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 3/1, यही तो आ रहा है। रेडियस ऑफ बेरिलियम ऑफ शेल नंबर 2, यहां पे हो जाएगा 52.9 n², 2 का स्क्वायर होता है 4 डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक नंबर होता है 4। तो अल्टीमेटली सॉल्व करने पर कितना आया,
52.9 1/1, यही तो आएगा। अब देखो एक चीज समझो, 52.9, 52.9, 52.9 और 52.9 सब में कॉमन है, इनसे तो कंपेयर नहीं कर सकते। ये क्या है 4/1, 1/2, 3/1 और 1/1। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? यही तो है। 52.9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, या हाफ से ही करना है, या 3 से करना है और या 1 से करना है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू फर्स्ट में ही मिल रही है, तो इस केस में भी आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। आया समझ में? इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो डायरेक्ट मैथमेटिक्स जो है, डायरेक्ट रेडियस की वैल्यू जो है जनरली कोई आपसे पूछता नहीं है। कुछ इसी तरीके के छोटे छोटे ऐसे घुमाने वाले क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। देखो कैसे। अगला क्वेश्चन देखो, कंपेयर वेलोसिटी इन द फॉलोइंग केस। देखो फर्स्ट केस है हाइड्रोजन शेल नंबर 1, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी आएगी उसको आप बोल देना v1, ठीक है। दूसरा केस हीलियम शेल नंबर 2, इससे जो वेलोसिटी आएगी उसको बोल देना v2। थर्ड हाइड्रोजन शेल नंबर 2, इससे जो वेलोसिटी आएगी उसको बोल देना 3। और फोर्थ He+ शेल नंबर 1, और इससे जो वेलोसिटी आएगी उसको बोल देना v4। इस क्वेश्चन में हम एक तीर से दो निशाने वाला काम करेंगे। पहले अपन देख लेते हैं, जब शेल नंबर सेम होता है तो क्या अलग अलग एटम्स की वेलोसिटी में भी डिफरेंस होता है क्या? तो देखो फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हो, Vn इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁸ Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही तो है। तो देखो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब Vn जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? Z/n के प्रोपोर्शनल है क्या? क्लियर? अब देखो n का वैल्यू तो दोनों में फिक्स है, राइट? n का वैल्यू तो दोनों में फिक्स है, तो n तो गया, n से कंपेयर नहीं कर सकते। बस कंपैरिजन किससे होगा? इनके एटॉमिक नंबर से। तो आप सब जानते हो V1 मतलब ये, राइट? किसके लिए कर रहा हूं मैं? हाइड्रोजन के लिए कर रहा हूं। तो यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर आना चाहिए 2.18 इंटू 10⁸, यहां पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय में 1, यही तो आएगा। अब V4 निकाल लेते हैं एक बार। V4 देखो 2.18 इंटू 10⁸, Z हो गया 2 और N हो गया 1। V4 के लिए चेक करो, तो आपको मालूम है कि ये डेटा तो इसमें भी है और ये डेटा इसमें भी है ना? दोनों के लिए यूनिट आ रहा है मेरा सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट? अब आप ही मुझे बताओ ज्यादा बड़ा वैल्यू किसका है? V4 इज ग्रेटर देन V1। एक रिलेशनशिप आ गया क्या? तो इससे एक चीज पता चली क्या? इससे एक चीज ये पता चली हमको, ढंग से समझना, ये पता चला कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे सेम शेल में भी वेलोसिटी बढ़ता जाता है। सेम शेल में भी वेलोसिटी बढ़ता जाता है, यस और नो? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो फर्स्ट शेल में वेलोसिटी ज्यादा होता जाएगा, फर्स्ट शेल में वेलोसिटी ज्यादा होता जाएगा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा। बताइए ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? ठीक है। अब अपन को कंपेयर करना है वापस। अगर आप इन दोनों में देखोगे तो बताओ, शेल नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा वेलोसिटी उसी की ज्यादा, तो एटॉमिक नंबर तो डेफिनेट सी बात है इसी का ज्यादा होगा, तो V2 ज्यादा हो गया V3 से। यहां तक तो क्लियर? अब देखो आपने जब V1 और V4 तो निकाल ही लिया, V2 और V3 के एक्सप्रेशंस भी निकाल लीजिए ताकि इन चारों को कंपेयर करने में बहुत आसानी हो जाए हमारे को, राइट? तो अब देखो, अब V2 की जब आप बात करोगे तो V2 की बात करोगे तो 2.18 इंटू 10⁸। अब V2 है क्या? V2 मतलब हीलियम के लिए है और शेल नंबर 2 के लिए। हीलियम का मतलब हो गया, यहां पर एटॉमिक नंबर हो गया 2, एटॉमिक नंबर हो गया 2,
और n इज इक्वल्स टू 2, यहां पर आ गया 2, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब ऐसा ही मैं V3 भी एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं। V3 का मतलब हो गया 2.18 इंटू 10⁸8, z का वैल्यू होना चाहिए 1 और यहां पे शेल नंबर होना चाहिए 2, यही तो है, राइट। अब आप एक चीज देख रहे हो, बहुत ही सरप्राइजिंग सी बात है, हालांकि ये कोई रिलेशन नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये कोई रिलेशनशिप नहीं निकलनी है। आप देख पा रहे हो V1 और V2 का जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है। देखो V1 और V2 यहां पे भी तो कैंसिल आउट होके 1 by 1 ही तो बचा, राइट। सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है वो देखो आपको, यहां पे दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1, दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1, और यहां पे क्या हो रहा है, दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय हाफ, तो सबसे ज्यादा तो यही हुआ ना, तो V4 का वैल्यू सबसे ज्यादा। उसके बाद के अंदर में V1 इज इक्वल्स टू V2 और सबसे कम वैल्यू किसका हुआ, V3 का हुआ। तो इस तरह से आप लोगों को ये डेटा बना के और 4 ऑप्शंस दे सकते हैं। मैंने 4 ऑप्शंस नहीं दिए थे आप लोगों को, मैंने डायरेक्टली आप लोगों से सॉल्व करवा लिया। तो ऐसे ऑप्शंस आप लोग को देंगे कि इसका वैल्यू ज्यादा होगा, उसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस निकले तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, आप लोग को ये सीखना पड़ेगा किस तरह से सॉल्व किया जाता है, राइट। ठीक है, तो चलिए अब अपन लोग नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, थर्ड डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग। पर सेकेंड। देखो अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई, राइट। वेलोसिटी आने के बाद अब आप ही मुझे बताओ, जैसे अब इसको ऐसा समझ लो, ये तो हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया एक्शन, पक्का। अब आप मुझे ये बता दो कि इसके अंदर में कंटिन्यूअसली अगर ये घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, तो मान लो यहां से शुरू करते हैं, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा सकता है, यही तो जानना है। अब कितने चक्कर लगा सकता है, इसके साथ साथ एक फैक्टर और आ गया, किस वेलोसिटी से लगा सकता है। तो वेलोसिटी तो कैलकुलेट करिए ना, हाँ या ना। तो देखो कितना आसान काम हो गया। तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं, n इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। अब इधर देखो, ये ऐसा नहीं हो सकता क्या, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से घूम रहा है ये, डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, एक ऑर्बिट की जो भी सरकमफेरेंस है वो। अब बोले ऐसा क्यों, तो देखो भाई ऐसा इसलिए किया, सरकमफेरेंस का मतलब होता है परिधि और परिधि का मतलब होता है 2πr। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, इसका यूनिट क्या आने वाला है, इसका यूनिट आएगा पर सेकंड, और हम चाहें तो इसको और क्या बोल सकते हैं, हर्ट्ज बोल सकते हैं, राइट। अब देखो v का वैल्यू है अपने पास, r का वैल्यू है अपने पास, ये जब ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, राइट। अब देखो n की जगह n, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है 2π kZe² अपॉन में NH, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है 2π, तो यहां पर लिख दीजिए आप लोग 2π। अब r की वैल्यू पुट करनी है, r की वैल्यू हो जाएगी n² अपॉन में 4π² m kZe², तो उसको ऊपर ले जाते हैं, 4π² m kZe²। देखिए जरा, यही तो आने वाला है। तो बस अब अपन यहां पे इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, कुछ कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट कर लेंगे, नहीं तो अपन लोग आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, और कोई टर्म कैंसिल आउट हो रहा है यहां पर, और कोई भी टर्म यहां पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो देखो क्या आंसर आ रहा है, n इज इक्वल्स टू 4π² m
के स्क्वायर E4 Z स्क्वायर, यही तो आ रहा है 4 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर Z स्क्वायर E4 अपॉन में n क्यूब h क्यूब। तो अपन लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर E4 Z स्क्वायर, इधर बाहर निकाल दीजिए, यहां पे लिख दीजिए h क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, इधर आ जाएगा n क्यूब। ये टर्म आपको समझ में आ रहा है। मैं इसका फाइनल एक्सप्रेशन नहीं निकालना है, इससे अपन कभी सॉल्व भी नहीं करते, लेकिन इससे एक चीज समझ में आती है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ शेल नंबर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिनसे कई बार टफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। तो आप इस फॉर्मूला की बजाय आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, याद कर सकते हो, है ना। जैसे देखो ऐसा क्वेश्चन भी तो बनाया जा सकता है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बना सकते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड for hydrogen atom for n is equals to 1, for n is equals to 1। अब बस इतना ही डेटा दिया। अब आप मुझे बताओ v का वैल्यू और r का वैल्यू। तो देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो क्या हम इससे सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत टफ है, इसको तो सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कभी आंसर ही नहीं आएगा। ये एक फॉर्मूला सिर्फ इस डेरिवेशन के लिए, इस पार्ट के लिए निकाला जाता है कि कभी कंपैरिजन करवा लिया जाए कि भाई जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा, एन क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला निकाला है। बाकी सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो एक बार। आपको जो डेटा गिवन है मैं उसी से सॉल्व कर रहा हूं। आप लोगों को जो डेटा गिवन है वो देखिए एक बार। डेटा गिवन है हाइड्रोजन एटम, तो इसका मतलब हो गया Z इज इक्वल्स टू 1। शेल नंबर तुम्हें दे ही रखा है, दैट इज n इज इक्वल्स टू 1, यही तो दे रखा है, ठीक है। अब तुमको बोला है कि यहां पर कैपिटल N कैलकुलेट करके बता दो। तो आप सब जानते हो कैपिटल N इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 पाई r, पक्का। अब देखो हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की रेडियस कितनी होती है, 52.9 या 0.529 इंटू 10⁻⁻⁸ n स्क्वायर बाई z। अब -8 क्यों लगाया, क्योंकि मुझे डेटा किस में चाहिए, मुझे डेटा चाहिए सेंटीमीटर्स में, राइट। क्यों, क्योंकि ये जो वेलोसिटी अपन कैलकुलेट करेंगे वो किस में कर सकते हैं, वेलोसिटी अपन कैलकुलेट करेंगे सेंटीमीटर्स पर सेकेंड में। याद रखना है इस चीज को, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। तो यहां पर आपके पास में r का वैल्यू आ गया 0.529 इंटू 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा रेडियस, रेडियस का वैल्यू यहां पुट कर सकते हो। वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁻⁸ जेड स्क्वायर बाई एन, जेड स्क्वायर बाई एन हो गया, किस में आया, सेंटीमीटर पर सेकंड में, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू में r का वैल्यू पुट कर दो 0.529 इंटू 10⁻⁻⁸। अल्टीमेटली जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो देखो बाकी पूरा मैथमेटिक्स अपन नहीं जा रहे, अपन तो केवल इस पे चले जाते हैं। देखो 2.18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 3.14, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। इधर आइए 10⁸ सॉरी इंटू में 0.529 भी लेना पड़ेगा। इधर आइए 10⁸ और ये वाला 10⁻⁻8 भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। इसको सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यू आएगा वो आंसर या तो हर्ट्ज में आएगा या फिर इसका आंसर किस में आएगा, सेकंड इनवर्स में आएगा। याद रखना अपन लोगों ने जो फॉर्मूला लास्ट में डिराइव किया है वो n की रिलेशनशिप है, नंबर ऑफ
रिवॉल्यूशंस की रिलेशनशिप बताने के लिए है कि वो z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और n क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बताने के लिए बस। ठीक है, 3 फॉर्मूलाज अपन को समझ में आ गए, क्लियर। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी। क्वेश्चन समझ में आ ही गया। एनर्जी देखो कैसे डिस्कस करेंगे यहां पर। अब अगर अपन को एनर्जी निकालनी है, एनर्जी किसकी होती है? देखो, इलेक्ट्रॉन तो अपनी एनर्जी कम या ज्यादा केवल तभी कर सकता है जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कम या ज्यादा केवल तभी कर सकता है, आई थिंक ये 4th पॉइंट है, जब वो एक शेल से दूसरे शेल पे जाए, लेकिन उसकी खुद की एनर्जी वो अपन को नहीं मालूम। तो अपन बस ये मानते हैं जो ऑर्बिट की एनर्जी होगी वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, तो अपन ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब आप देखो, ऑर्बिट की एनर्जी का फंडा क्या होता है? टोटल एनर्जी का फंडा क्या होता है? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्स से जो डेवलप एनर्जी होती है वो होती है। अट्रैक्शन फोर्स होता है कि नहीं होता? न्यूक्लियस और शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, राइट। तो अब आप देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका वैल्यू क्या होता है, कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव में कैलकुलेट की जाती है। कैसे? के जेड ई इंटू ई अपॉन में आर। ये डेटा होना चाहिए। बोले अब ये कैसे निकाला आप लोगों ने? तो देखो यार, बहुत ही सिंपल सी बात है, फंडा बहुत सिंपल है, जबरदस्ती रटना नहीं है अपन लोगों को, बड़ा सिंपल सा काम है। ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस, ये हो गया तुम्हारा कोई शेल। अब देखो बच्चों, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, इसके ऊपर चार्ज कितना है? E। इसके ऊपर चार्ज कितना है? अब मान लो तुम He+ की बात करो। He+ का मतलब होता है इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से एक चला गया, तो अल्टीमेटली कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा ना। लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 2 ही है ना, हाँ है ना। तो ये 2 क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है ना। Ze क्यों लिखा मैंने? Z मतलब एटॉमिक नंबर और E मतलब ये चार्ज किसका है? Ze का मतलब है चार्ज ऑन प्रोटॉन और इसका मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R और K इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस KZD² बाय R। ये चीज तो अपन को समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ, राइट। इसको आप लोग बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 5। 4 इक्वेशन तक तो यहीं पे दिया हुआ है, राइट ना। अब 5 इक्वेशन की बात करते हैं। एक बार इसके बचे हुए पार्ट को हटा देते हैं। अब देखो, अगर अपन को टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का वैल्यू पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv², यही होता है। अब लेकिन यहां पे तो वैल्यू है kz या E² में, यहां पे वेलोसिटी v के टर्म्स में आंसर है। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 आंसर कीजिए। अब देखिए लास्ट पार्ट है, बस यही सारी कहानी का मूल मंत्र है। अब इतना समझ में आ गया तो ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक आया है तो ही आएगा, इससे पहले तक के पॉइंट्स अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप लोग वापस से गो थ्रू करना है, धीरे धीरे समझना है, और नहीं तब तक समझते जाना है जब तक आपको वो समझ में ना आए, तब ही उसके बाद ही ये चीजें समझ में आएगी। तो अब आप देखो, यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको बोला जा रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 से v² का वैल्यू उठाओ और वो किस में पुट कर दो? इक्वेशन नंबर 6 में डाल दो। आप देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m, ये तो एज इट इज ही रहेगा,
अब v स्क्वायर का वैल्यू देखो वहां से क्या आ रहा है, v स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है k ZE स्क्वायर अपॉन में m r, यही तो आएगा। देखो एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या बचा, k ZE स्क्वायर बाई r, और ये m नीचे आ जाएगा, k ZE स्क्वायर अपॉन में m r, m से m कैंसिल आउट हुआ, क्या आया, हाफ k ZE स्क्वायर बाय r। ये क्या हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। अब आप एक चीज देखो, दोनों जो है वो सिमिलर ऑप्शंस में आ गए क्या, दोनों जो है वो सिमिलर ऑप्शंस में आ गए ना। तो देखिए बस अब अपन को इन इक्वेशंस की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आपको बस जो काम की चीज थी वो है एक पोटेंशियल एनर्जी और एक है काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों वैल्यूज मैं यहां पर पुट करता हूं और अब मैं टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूं। ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूं क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत यहां पर नहीं है। देखो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे लिख रहा हूं मैं E इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस k ZE स्क्वायर बाई r प्लस k ZE स्क्वायर अपॉन में 2r, यही तो होगा। तो देखो नेट इफेक्ट k ZE स्क्वायर अपॉन में r तो बाहर निकाल लिया, यहां पे बच गया -1 और इधर आ गया 1/2। तो अल्टीमेटली माइनस में k ZE स्क्वायर अपॉन में 2r, ये हो गई आपकी टोटल एनर्जी, है ना, ये हो गई अपनी टोटल एनर्जी। इन सबको सॉल्व करेंगे बाद में, लेकिन उससे भी पहले मेरे को एक दो चीजें आप लोगों को जाननी है, एक दो चीजें आप लोगों को बतानी है यहां पर। अब देखो कुछ कंपेयर कर लेते हैं, है ना। इसको आप ET लिख लो या आप चाहो तो इसको टोटल एनर्जी भी लिख सकते हो, TE भी लिख सकते हो। एक दो चीजें जो बतानी है वो क्या है, देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो है ही आपके पास। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -k ZE स्क्वायर अपॉन r। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, k ZE स्क्वायर अपॉन में 2r। तो अब देखो जो रिलेशनशिप निकल के आया वो बता देता हूं पहले। रिलेशनशिप क्या निकल के आया, पोटेंशियल एनर्जी, ये जो वैल्यू है इस पूरे की जगह पर, मतलब मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी लिख दूं तो वो किसके बराबर हो गई, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर हो गई। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखो k ZE स्क्वायर अपॉन में 2r, ये पूरा का पूरा वैल्यू ही क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट माइनस साइन लगा दीजिए यहां पर, ये हो गया आपका टोटल एनर्जी। बताइए, ये दो टर्म, दो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपन को पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी से क्या रिलेशन होता है और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल एनर्जी से क्या रिलेशन होता है। क्लियर, यहां तक ये बात हो गई। अपन को पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों दे दे तो उन दोनों को जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वही तो टोटल एनर्जी होता है। तो इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लेकिन इसका फॉर्मूला निकालना इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला क्या है, तो आप देखो टोटल एनर्जी को अब मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पे हो गया माइनस में k ZE स्क्वायर अपॉन में 2r, यही तो है। k का वैल्यू मालूम है, E का वैल्यू मालूम है, और अगर r की वैल्यू इसमें पुट कर दे तो अपना काम हो जाएगा क्या। तो देखो r का फॉर्मूला क्या था, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m k ZE स्क्वायर, यही तो था ना, राइट। आप लोगों ने पुराने डेटा लिख रखे, वहां से आप लोग चेक कर लीजिए एक बार, यही होता है ना, राइट। अब बस अपन क्या करें, इस r का वैल्यू यहां पे पुट कर देते तो समझ में आ जाएगा क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखो, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, माइनस की जगह माइनस k ZE स्क्वायर अपॉन में 2 रहने देते हैं, r की वैल्यू तो पुट करनी है, यहां पे हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, ये सारा का सारा टर्म चला जाएगा ऊपर, तो इधर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर m k ZE स्क्वायर, यही तो आएगा। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यहां पे आ गया 2, और तो कोई टर्म कैंसिल आउट हो ही नहीं रही है। तो देखो अल्टीमेटली क्या लिखोगे, अल्टीमेटली लिखोगे -2 पाई स्क्वायर
m 2 पाई स्क्वायर m, यहां पे हो गया k स्क्वायर, यहां पे हो गया e रेज टू पावर 4 z स्क्वायर अपॉन में यहां पे लिख दीजिए h स्क्वायर और इधर आप लिख दीजिए n स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा एनर्जी का एक्सप्रेशन, राइट। अब आप देखो एक्सप्रेशन तो अपने सामने निकल के आ गया, लेकिन पॉइंट ये है, ये पूरी की पूरी वैल्यू तो आपको पता ही है, 2 पाई m k e और h, इन सब की वैल्यूज आपको मालूम है, राइट। तो अब देखो जब अपन इन सब की वैल्यूज पता है अपन को, तो अपन लोग यहां पर क्या क्या वैल्यूज लिख सकते हैं वो देखो। अब इसको लिख देते हैं en क्यों, क्योंकि अपन किसी शेल के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और उस समय पर इसका यूनिट होना चाहिए सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। नेक्स्ट en इज इक्वल्स टू -13.12 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यहां पे इसका यूनिट होना चाहिए किलो जूल पर मोल। अपन लोग इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं या कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन लोग, जो कि एज पर द डेटा यूज कर सकते हैं। एक और डेटा आ रहा है, दैट इज en इज इक्वल्स टू -313.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ये हो गया कैलोरीज पर किलो कैलोरीज पर, राइट। ये डेटा होना चाहिए। एक मिनट रुकिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो क्वेश्चन यहां से बन सकता है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहां पर बन सकता है अलग अलग यूनिट से, तो यूनिट वाइज तो अपन लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा वो वैसा ही बनेगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसा 3 एलिमेंट ले लेंगे, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, इनकी एनर्जीज में कंपेयर करो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज जहां से अपन को दिक्कत हो रही है वो ये है कि माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपन को डिस्कस करना है। तो देखिए जरा माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाते हैं और बस ये अपना लास्ट टॉपिक है, डेरिवेशन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी पे बेस्ड आप लोग को जो डीपीपी मिली हुई है वो डीपीपी आप लोग कंप्लीट करिए। काफी क्वेश्चंस हैं इन पे बेस्ड, आज जितने फॉर्मुलाज कराए हैं उनसे आपकी काफी सारी प्रॉब्लम जो है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वो खत्म हो जाएंगी, राइट। तो इसको कंप्लीट करना है आप लोगों को। एक बार मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं कि माइनस साइन का क्या मतलब है। और बच्चों ये आप लोग जो है जो डेरिवेशन करवाया है ये देखने से समझ में नहीं आएगा, आप लोग इसको खुद से करके देखिए, अपने हाथ से करिए, तभी पता चलेगा कि ओरिजिनली ये हो क्या है ना। चलिए अब इधर देखिए, आप लोगों का जो टर्म है en इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। मैंने आपको बोला फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जैसे ही बोला तो आपके दिमाग में आ गया जेड इज इक्वल्स टू 1। मैंने कहा शेल नंबर 1 के लिए एनर्जी बताओ, तो E1 कितना आएगा, माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, 1 ही है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 कैलकुलेट करना है, मतलब करना तो हाइड्रोजन के लिए ही है जिसका जेड 1 है, और n इज इक्वल्स टू 2 के लिए करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। E3 का मतलब हो गया हाइड्रोजन के लिए ही करना है जिसके लिए जेड है 1 और n इज इक्वल्स टू 3 है, तो n इज इक्वल्स टू 3 है, इसका मतलब यहां पर आप देखेंगे E3 का मतलब हो जाएगा माइनस में 13.6, जेड का वैल्यू तो अभी भी वही है 1, यहां पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस में 1.55, ठीक है, नियरली लिख रहा हूं, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट E3। आप एक चीज नोटिस कीजिए, E1, E2 और E3 ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा इसका क्या फंडा है। और जो मैंने आप लोगों को थ्योरी सिखाई थी वो थ्योरी से इस चीज को मैं रिलेट भी कर देता हूं। देखो कैसे, फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम है, नंबर लाइन पे मार्क करोगे तो देन दिस इज 0, दिस इज माइनस 1.55, दिस इज माइनस 3.4 एंड दिस इज से
-13.6। तो फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम होती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, या इसने जो फॉर्मूला दिया उसने यही कहा कि न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो कैसी स्टेट होता है, लीस्ट एनर्जी वाली होती है, सबसे कम एनर्जी वाली होती है। और इसी शेल को अपन लोग क्या बोल रहे थे, ग्राउंड स्टेट बोल रहे थे क्या? बताइए, बात समझ में आ रहा है? राइट। तो देखिए अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना, क्वेश्चन ऐसा पूछ लेंगे, बताइए हाइड्रोजन को आयनित करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये और जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं दोनों एक ही है। हाइड्रोजन को आयनित करने का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को कन्वर्ट करना है H+ में, यही तो है ना इसका मतलब, यही तो होता है आयनित करना। तो हाइड्रोजन को आयनित करने का मतलब है कि इससे जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल दो। निकाल के कहां गया वो इलेक्ट्रॉन, गया कहां, तो इलेक्ट्रॉन गया अनंत में, इतना दूर चला गया कि वापस नहीं आ सकता। तो भाई जो इतना दूर चला गया तो उसकी एनर्जी निकाल लो। तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, ई इनफाइनाइट शेल की एनर्जी होती है -13.6, Z² इज 1 और इनफाइनाइट का स्क्वायर। अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये एनर्जी किसकी होती है, इनफाइनाइट शेल की होती है। राइट। अब देखो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो, इनफाइनाइट शेल की एनर्जी माइनस जिस शेल में वो पहले से था, फर्स्ट में था, सेकंड में था, थर्ड में था, फोर्थ में था, किसी में तो होगा ना, वहीं से तो आपने उसको इनफाइनाइट पे भेजा है। तो बस इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। अब यहां देखो तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 Z²/n², एक माइनस पहले से ही लगा हुआ है। तो यहां पे हो गया 0 माइनस और यहां पे हो गया -13.6 Z²/n², ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अल्टीमेटली वैल्यू आ गया 13.6 Z²/n²। एक दो चीजें याद रखनी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव ही तो आएगा, Z और N इन दोनों का स्क्वायर कर रहे हो तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन चाहे फर्स्ट शेल में रहे, चाहे सेकंड शेल में रहे, चाहे थर्ड शेल में रहे, किसी में भी रहे उसकी एनर्जी कम होती है, उसकी एनर्जी कम होती है, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दें, पूरी तरह से बाहर निकाल दें, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां रहने चाहिए, इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में नहीं रहने चाहिए, इलेक्ट्रॉन हमेशा और हमेशा शेल्स में ही प्रेजेंट होने चाहिए, चाहे फर्स्ट में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे थर्ड में हो, चाहे फोर्थ में हो। ये माइनस साइन यही बताता है कि भैया जो शेल्स की एनर्जी होती है, जो ऑर्बिट की एनर्जी होती है, ऑर्बिट की एनर्जी हमेशा और हमेशा बाहर की एनर्जी से बहुत कम होती है। एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। माइनस साइन का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरी बात, इनफाइनाइट पे कितनी एनर्जी होती है वो आपको समझ में आ गया। आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करवाएगा वो आपको समझ में आ गया। राइट, ये चीज अपन को क्लियर होना चाहिए। एंड दिस कंप्लीट्स योर कंप्लीटेड मैथमेटिकल डेरिवेशन इन ऑल थिंग्स। राइट, समझ में आ रहा है आप लोगों को। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे, बोर से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस कर लिए। तो आज आप लोग के पास जो डीपीपी अवेलेबल है उसके ऊपर लिखा होगा एटॉमिक मॉडल्स, है ना। तो एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड आ गया, थॉमसन आ गया और ये आ गया। तो रदरफोर्ड थॉमसन पे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, ज़्यादा क्वेश्चंस जो बनेंगे वो अपने बोर के एटॉमिक मॉडल पे ही बनेंगे। तो आज आप लोग इस लेक्चर के बाद ये सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।